हिंदी कक्षा में एक बार आप सभी का स्वागत स्वागत। तो इस स्वागत के माध्यम से सादर के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि काव्य जी के सारे काव्यांश हिंदी साहित्य के इतिहास में पहला जो काल है इस सेमेस्टर के इस सत्र के लिए जो रीतिकाल है उसका समापन हुआ है और हम लोग अभी पाठ्यक्रम के अनुक्रमणिका के अंतिम पड़ाव में आ गए हैं और वो है आधुनिक काल। जैसे कि हमने अभी तक चर्चा की है आदिकाल 1050 से लेकर 1375 तक, भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 तक, रीतिकाल 1700 से लेकर 1900 तक। अब हिंदी साहित्य का इतिहास का जो आखिरी अंतिम काल है वो है आधुनिक काल और उसकी जो समय सीमा है 1900 से लेकर अब तक या फिर आज तक। यह शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है कि स्टिल आज भी हिंदी में कहीं न कहीं कुछ न कुछ लिखा जा रहा है। यहाँ पर हिंदी का जो साहित्य है उसका भी समापन नहीं हुआ है। स्टिल वी आर यूजिंग हिंदी लिटरेचर फॉर रीडिंग एंड राइटिंग पर्पस। सो इसलिए वहाँ पर अब तक या कहीं कहीं पुस्तकों में आज तक इसका भी प्रयोग हुआ है। तो आधुनिक काल एक विशेष काल है। अब तक हम लोग रीतिकाल की जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, विशेषता है और उनके जो नामकरण है इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं या फिर भी रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि जैसे कि बिहारी, उन सब के बारे में तो हो चुका है। अब रीतिकाल में हम लोग पदार्पण करते हैं। यहाँ पर एक विशेष बात मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा, वह यह है कि अब इस काल के आरंभ में मतलब 19वीं शती में आरंभ में काव्य की जो प्रयोग है या काव्य का जो प्रभाव है वो लगभग धीरे धीरे कम होता जा रहा था। मतलब उसका जो ग्राफ है वो गिरता आ रहा था। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यह था कि इस काल में ये जो गद्य की जो विधाएं हैं, गद्य की जो विधाएं हैं उनका उद्भव और विकास हुआ है। गद्य के जो विधाएं हैं उनका उद्भव और विकास हुआ है। विशेष करके इस काल में कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी लेखन, रिपोर्टाज लेखन मतलब रिपोर्ट राइटिंग, जर्नलिज्म अर्थात पत्रकारिता, यात्रा वर्णन, कुल मिलाकर 12 जो विधियाँ हैं या 12 से भी अधिक, जहाँ तक मेरा नॉलेज है 12 है। तो एक आध और जुड़ गया है तो उसको भी ऐड कर लेना। सो ये जो 12 जो विधियाँ हैं इनके बारे में जो है ना विशेष करके इन विधाओं का जो विकास है उसके बारे में लेखकों ने और रचनाकार ने, साहित्यकार ने अपनी पूरी योगदान या पूरी आस्था प्रकट की है। सो इस संदर्भ में गद्य की या आदिकाल की जो प्रमुख विधा है वो है कहानी। कहानी का उद्भव और विकास। ये कहानी का जो उद्भव विकास है कुछ पुस्तकों में बहुत सारे नाम उल्लेख है कि ये पहली कहानी है, ये पहली कहानी है। जैसे कि परीक्षा गुरु पहली कहानी है उपन्यास कहकर कुछ पुस्तकों में पढ़ने के लिए मिला था जो श्रीनिवास द्वारा लिखित है।
इसके बारे में अवश्य कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब कहानी लिखना आरंभ हुआ था, मतलब देखिए उस समय से लेकर आज भी कहानी ही गद्य की सर्वशक्तिमान विधा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर मैं आपको कोई मूवी में सिर्फ पोइट्री के रूप में अगर डायलॉग दे दूँगा तो आप जो सर के बाल हैं नोचेंगे, अपने भी और पड़ोसी की भी, बिना किसी संदेह के। अगर मैं कोई आपको क्लासिकल मूवी बनाऊंगा जिसमें कविता ही कविता है, कवि ही कवि है, मतलब हर एक डायलॉग जो है ना काव्य में ही बोलते हैं, कविता में ही। आपने शायद देखा होगा रीजनल मूवीज में या फिर हिंदी में कुछ फिल्मा, कुछ मूवीज ऐसे भी है जहाँ पर काव्य का पांडित्य देखने को मिल जाता है, लेकिन हमको समझ नहीं आता, यह अलग बात है। सो वी कांट, मतलब वी कांट डाइजेस्ट इट, वी कांट एक्सेप्ट इट, क्योंकि आज की जो शैली है वो अलग है और उस समय की जो शैली है, जो अंदाज है, जो स्टाइल है वो अलग है। क्यों? क्योंकि उस समय की जो विधा है, वो जो पद्धति है वो अलग है और आज की जो विधा है वो अलग है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जब कहानी कहते ही इन जनरली हम लोग बचपन में हमारे घर परिवार वालों से कहानी सुनते हुए आए हैं, स्पेशली दादी, दादा, नानी, नाना। माताओं की तो लोरियाँ ज़्यादा सुनने के मिलता है, माताएं भी कहानी सुनाती है, ये अलग बात है, लेकिन जो दादा दादी की जो कहानियाँ हैं, जो अपने बचपन में हम लोग चंदा मामा जो पुस्तक मैगजीन आता था उसमें से भी कहानी पढ़ते थे। हमारे पिताजी ने वो एक बहुत अच्छा काम किया था कि समर वेकेशन में हम लोग खाली ना बैठे, कुछ न कुछ पढ़े, कुछ न कुछ सीखे, इसके लिए वो पुस्तक मंगवाते थे। जो पेपर बॉय होता था उसको स्पेशली रिक्वेस्ट करके वो पुस्तक मंगवाते थे। उस ज़माने में बहुत मुश्किल से मिलता था, एक 30 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। सो ऐसे स्थितियों में जो कहानी है वो हमारे मन और मस्तिष्क के ऊपर भारी भरकम प्रभाव डालते थे। जो बचपन में हम लोग जो कहानियाँ जो पढ़े हैं, या फिर कहना चाहिए जिसके बारे में थोड़ा बहुत विचार किया है, वो सब फिक्शियस, काल्पनिक। हमने बचपन में ऐसे कहानियों को सुना भी है, देखा भी है और पढ़ा भी है जो केवल मनोरंजन के लिए ही योग्य है। ओनली दे आर एलिजिबल एंड applicable for entertainment only, not for realistic, not for idealistic. न उनमें यथार्थ था और न ही कोई आदर्शवाद। आदर्शवाद कुछ बचपन में हमने ऐसे कहानियों को देखा है कि जिन वाले बाबा, एक वो पुराना चिराग है उसको रब करते थे और रब करते ही उस चिराग के एक कोने में से धुआं निकलता था और धुएं के साथ जिन बाबा, इतने बड़े जिन। बचपन में हम लोग भयभीत होते थे, उनका इतना बड़ा विशाल गाय और ऊपर से, हाँ समझिए, और एक चोटी रखते थे और ऊपर से कहते थे पाँव नहीं होते थे लेकिन दुम होता था, जो दुम हिलती रहती थी उनकी, और ऊपर से कहते थे क्या हुक्म मेरे आका, और मैं बुलाता था अपने काका। तो वो जो जिन वाले जो बाबा है, क्या यथार्थ में कहीं मिलेंगे? क्या इस समाज में कोई जिन बाबा है या फिर कोई ऐसा चिराग मिलेगा? वो सिर्फ काल्पनिक है, फिक्शियस, इमेजिनरी, वास्तव में। और एक सीरियल देखता था, सिंदबाद द सेलर, एक अरब प्रांत का, अरब देश का कोई कहानी है जो डब होके हिंदी में आया था। सो वो जो अरब के जो एक यंगस्टर था
सिंदबाद, तो उसके पास जादुई मैट होती थी। उस जादुई मैट को बिछाता था और कहता था उड़, तो वो हवा में उड़ता था, उसको जहाँ चाहे अपने इच्छित प्रदेश तक वो ले जाता था, wherever he wish, वो वहाँ चले जाता था और कभी कभी आकाश का भी भ्रमण करता था। तो उस सीरियल को देखकर मैं बहुत इंस्पायर हुआ, अरे वाह, मैं भी शायद ऐसा होता। तो मैं सेम सिंदबाद की तरह एक घर में जो मैट है उसको बिछाया, मैट को बिछा दिया, उसके ऊपर खड़ा हो गया और कहा उड़। 7-8 साल का रहा होगा शायद, 7-8 ईयर्स का, 10 साल नहीं, 7 to 8 ईयर्स, बस इतना है, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड क्लास में था। तो मैं उससे कहता था उड़। हाँ, मैं एक बार नहीं 100 बार कहा उड़ उड़, लेकिन वो उड़ा ही नहीं। क्यों नहीं उड़ा? क्योंकि वो काल्पनिक है, वास्तव में। और स्पाइडरमैन, हमारे पास पाश्चात्य के स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही मैन, ये मैन, वो मैन, फैंटम। हाँ, ही मैन को हम लोग बहुत, उसके पास एक तलवार होता था, उस तलवार के माध्यम से वो कुछ शक्तियों को उजागर करता था अचानक। तो ऐसे बहुत सारे स्पाइडरमैन को लेकर हमने कहते थे आना स्पाइडरमैन कहाँ। कभी कभी तो नर्से जो है ना दर्द भी देता था, इतना हम लोग जोर से कहते थे स्पाइडर साहब, क्योंकि वो यूं कहते ही लाइक दिस सिंबल, ये सिंबल को बतलाते ही, नहीं मैं योगा नहीं कर रहा हूँ, ये इस सिंबल को बतलाते ही सच बोल के वो स्पाइडर के कहीं चिपकता था दीवार से, किसी खंभे से, किसी पोल से, और किसी पेड़ से, किसी बिल्डिंग से, और वो वहाँ तक उड़ान भरता था। कभी तो ऐसा हुआ नहीं हमारे साथ। एक विशेष प्रकार की घोड़ा होता था, उड़न खटोला, जो उड़ता था। घोड़ा उड़ता है ये पहली बार सुनने के लिए मिलेगा, लेकिन उड़न खटोला कहकर एक घोड़ा होता था जिसके पंख होते हैं और वो हवा में उड़ता था। आज तक ऐसे घोड़े को हमने कभी नहीं देखा, और आपने कभी देखा है तो प्लीज़ थोड़ा मुझे बतला दीजिए। एक नारी होती थी, सुंदर नारी, सफ़ेद कपड़ों में होती थी, ऊपर एक क्राउन पहनती थी, और उनके हाथ में एक स्टिक होता था, और उस स्टिक के आगे स्टार का सिंबल होता था, और उस छड़ी में ही बहुत सारे शक्तियों को केंद्रित करके बैठी है। जादू छड़ी, जादू की छड़ी होती थी, और उस नारी का नाम क्या है आप लोग समझ गए होंगे। और कभी कभी जब हम लोग बचपन में देखते थे तो वी यूज्ड टू थिंक ये हमेशा एक ही प्रकार के ड्रेस में आती है, क्या इनका ये स्कूल का यूनिफॉर्म है या फिर इनके पास एक ही कपड़ा है। छोटे थे ना तो ऐसे सोचते थे, और ऊपर से ऐसे सोचते थे। उस जमाने में टीवी के सेट ही मोहल्ले में 2-3 होते थे मुश्किल से। मैं 1985 to 90 के बीच का जो समय है उस समय बताऊँ, एक ही चैनल होता था, एक ही चैनल, दूरदर्शन, जिसको हम लोग DD1 आजकल कोई नहीं देखता है। बीच में लास्ट ईयर लॉकडाउन में कुछ थोड़ा बहुत पुराने जो कार्यक्रम थे, जैसे रामायण, महाभारत, कुछ मतलब एंटरटेनमेंट के लिए श्रीमान श्रीमती, देख बाय देख, कुछ ऐसे, या बुनियाद, हम लोग कुछ सीरियल्स को रिपीट करें तो थोड़ा बहुत फिर से लोगों ने पाया है कि हम लोग अपने पास्ट से फिर से जुड़ रहे हैं, रेट्रो लाइक रिक्रिएशन। तो एक चैनल होता था, तो मुश्किल से हम लोग, कभी कभी मेरे घर में पूरे मोहल्ले के बच्चे अंदर होते थे, मैं बाहर दरवाजे के पास खड़े होकर देखता था। हाँ, हमारा ही घर था, मतलब मोहल्ले के बच्चे इतने आकर बैठ जाते थे, कभी कभी हमको जगह नहीं मिलती थी।
और हमारे पिताजी कहते थे कि बेटा आज उनके यहाँ नहीं है बोलकर तो उनका इंसल्ट नहीं करना, हो सकता है कि कल तुम्हारे से भी ज़्यादा इनके पास हो, तो तुम अपना मान बढ़ाओ, इसलिए बेटर यू स्टैंड आउटसाइड एंड गिव स्पेस टू देम। घर छोटे थे, 2-3 कमरे मुश्किल से थे, नहीं 2 ही कमरे थे, तो उनमें एक में किचन और एक में हॉल, और हॉल थोड़ा बड़ा था और टीवी सेट वो था, वो ये मोटा वाला, हाँ सो बड़ा टीवी, और ऊपर से बीच में जाकर एंटीना को भी हिलाना पड़ता था, कभी कभी हवा से या बारिश से थोड़ा बहुत भी हिल जाता था तो कनेक्शन कट, सिग्नल्स नहीं मिलते थे ना, नहीं जुड़ते थे। अब आजकल की तरह फ्रीक्वेंसी इतना ब्रॉडबैंड नो, तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो वो जो परी की कहानी होती थी ना, सो वी बिकम शॉक, क्या वो हमेशा एक ही वाइट ड्रेस में आती थी, क्या उसके पास दूसरे ड्रेस नहीं थे क्या? लेकिन वो मतलब परियों की जो परिधारण है, कपड़े हैं, वस्त्र है, वो ऐसे होते हैं। लेकिन मैंने भी एक स्टिक को ऐसे ही शॉर्ट बना लिया था और ऊपर से एक स्टार को चिपका लिया, लेकिन उस स्टिक ने आज तक मेरी किसी भी विश को पूरा नहीं किया। स्टिल आई हैव दैट, केप्ट इट। हाँ, ये मतलब मेरे जो पुरानी यादें हैं उनमें से वो भी हैं और भी हैं। और मेरे बचपन के 2-3 सीरियल्स थे, ये सब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उस सब में कहानी है, और कहानी किस प्रकार की है। एक प्रोग्राम आया करता था, स्टोन बॉय, पत्थर से एक युवक का जन्म होता है, और वो युवक जो है ना, उनके आसपास कुछ बच्चे होते हैं, उनके विशेष पूरी करता था, और उसके पास एक फ्लूट होता था, और वो उन बच्चों को कहता है कि जब भी आप फ्लूट बजाएंगे मैं आ जाऊँगा और आपकी सहायता करूँगा। वो एक प्रोग्राम और बहुत ही पॉपुलरिटी पाई है। फिर बाद में हाल ही में एक 3-4 साल पहले उसके ऊपर मूवी बनाई गई है, द जंगल बुक। जंगल बुक कहते ही हमारा प्यारा कैरेक्टर जो एक जंगली बॉय मोगली याद आते हैं, और मोगली और उनके जो दोस्त है और उनके घर परिवार के जो सदस्य है, जिनको वो अपना भाई मानता था दूसरे वीडियो को, जैसे कि अकड़ू पकड़ू हो, या फिर बगीरा जो चीता लेपर्ड के वेश में रहता है, और खा जो पैठान मतलब अजगर के रूप में रहता है, और भालू। और मेरा उसमें एक और बहुत बड़ा जो मेरा पसंदीदा कैरेक्टर था, और वो था शेर खान। जब वो प्रोग्राम होने के बाद हर किसी की वॉइस किसने उन डायलॉग को डिलीवर किया है, व्हेन आई ऑब्जर्व दैट, तो उस समय मैंने पाया है कि शेर खान की जो आवाज़ है वो निकालने वाले थे नाना पाटेकर जी, बिल्कुल। तो उनकी जो गंभीर वॉइस होती थी, और साथ ही साथ जब शेर आता था ना, तो पीछे से जो बैकग्राउंड है, हाँ, अब मैं वो आवाज़ नहीं निकाल सकता आपके सामने, उसका नकल करना, इमिटेट करना भी नॉट फेयर। नहीं तो आप जंगल बुक का कोई भी एक वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं। जब वो शेर आता है ना, तो एक डिफरेंट काइंड का म्यूजिक जो बैकग्राउंड बजता है, बढ़िया प्यार लगता था। तो उसके पास एक वेपन होता था, वेपन पंजा। सो उसके पास एक लकड़ी का पंजा होता था, लाइक दिस। हाँ, तो ऐसे एक पंजा होता था, और वो उस पंजे का प्रयोग करता था। When he used to throw, it will come back return to him. जब वो फेंकता था तो फिर उसके हाथ में वो वापस आता था। तो ठीक ऐसा ही मैं अपने पिताजी के साथ बहुत जिद करके मुश्किल से कारपेंटर के पास गया और लकड़ी चुना, और फिर वो ऐसा ही एक लाइक इस शेप का, लाइक लेस देन ग्रेटर देन सिंबल की तरह जो वो पंजा जो था उसको बना लिया है। और उसके बाद बहुत बार फेंका है मैंने, बहुत बार फेंका है, लेकिन फिर कभी वापस नहीं आया। और ये बार बार सोचता था कि ये सीरियस में क्यों होता है, रियल लाइफ में क्यों नहीं होता।
व्हेन आई हैव सम मैच्योरिटी देन आई रियलाइज कि ये सब काल्पनिक है, ये सब इमेजिनरी है, जिसका कोई वास्तव रूप नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कहानी का वो एक दौर है। इतना ही क्यों, वो दूसरे जादू के भी आते थे, जादू टोना, या फिर कभी कभी ब्लैक मैजिक के भी आते थे। बच्चे तो डर जाते थे। मैं तो अपनी माँ के आंचल में ही छुप जाता था, कहता था कि माँ तुम मुझे पकड़ के रखना, कहीं कोई मुझे उठा के ना ले जाए। ऐसे थे। मतलब कहानी का एक दौर, कहानी का जो आरंभ का जो रूप था वह ऐसा था। उसके बाद जब तक प्रेमचंद कहानी के क्षेत्र में पदार्पण नहीं करते तब तक ये रहा है। और जैसे प्रेमचंद आगे है तो उसके बाद वास्तव और यथार्थ से संबंधित कहानियों का प्रणयन मतलब आरंभ हुआ था, लिखना शुरू हुआ था। प्रेमचंद से पहले की कहानियाँ अभी तक जो बताया वो, अब प्रेमचंद और प्रेमचंद के बाद जो कहानियाँ हैं ना, वह सब जो है वास्तव और यथार्थ के ऊपर आधारित थे। अब प्रेमचंद की कोई भी कहानी में कोई भी ऐसा न कैरेक्टर दिखेगा और न ही कोई ऐसी कोई घटना दिखेगी जो हमारे जीवन में या हमारे आसपास ऐसी कोई पात्र या ऐसी कोई घटना न घटित हुआ हो। ऐसा लगता है कि प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ते हैं या किसी कैरेक्टर के बारे में हम लोग डीपली सोचते हैं, विचार करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो हमारे इर्द गिर्द ही है, जिनको हम लोग भली भांति जानते हैं, परिचित है। क्यों? क्योंकि उनकी जो कहानियाँ हैं ना वो वास्तवता के ऊपर आधारित है, यथार्थ से संबंधित है। और कोई भी ग्रामीण परिवेश से संबंधित कोई कहानी लिखते हैं तो कहानी का जो प्लॉट है, विषय है वो, और कहानी के पात्रों के जो नाम है वो, और पात्रों की जो परिस्थितियाँ है वो सब हमारे आंखों के सामने ऐसा लगता है कि लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो। उनके पात्रों के नाम होते हैं घीसू, दुखी, जुड़िया, माधव, गणेश। ये सब जो पात्र है ना वो ग्रामीण परिवेश को सूट होता है। वहाँ पर कोई रॉकी, कोई जॉकी, कोई वॉकी टॉकी ऐसे नाम नहीं मिलेंगे। मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू स्टोरी पात्रों का चयन और पात्रों के नाम होते हैं, क्योंकि वो सब वास्तवता के ऊपर आधारित है। लेकिन यहाँ पर उससे पहले सब कल्पना है, वहाँ होता कुछ और है और बताते कुछ और है, हम सोच सकते कुछ और है, क्योंकि वो हमको एक काल्पनिक संसार में, दुनिया में ले जाने के लिए है। वास्तवता में, यथार्थ में नथिंग, कुछ भी नहीं है, तो फायदा क्या है? मतलब कुछ समय के लिए अपने आप को मनोरंजन देने के लिए प्रेमचंद से पूर्व जो कहानियाँ हैं वो काम में आएंगी, लेकिन प्रेमचंद के बाद जो कहानी है, जैसे कि हम लोग बहुत सारे कहानियों को पढ़ चुके हैं उनके, जैसे कि बड़े भाई साहब, स्कूल में इंटर में पढ़े होंगे, बड़े भाई साहब नहीं पढ़े तो आपको विकिपीडिया और गूगल में मिल जाएगा, नहीं तो स्कूल या इंटर के टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे, नहीं तो हम लोग फर्स्ट ईयर में एक प्रेमचंद की कहानी पढ़ चुके हैं, सदगति, जो छुआछूत की जो एक महामारी बीमारी की तरह हमारे मस्तिष्क में घर कर चुकी है, शरीर में नहीं, दैट इज मेंटली। ऐसे कहानियाँ, या फिर बड़े घर की बेटी, सवा सेर, गेहूँ, ईदगाह, ऐसे बहुत सारी कहानी है जहाँ पर कहीं पर भी कल्पना के लिए थोड़ा भी ज्ञाप नहीं था। ऐसे कहानियों का निर्माण रचना किया है प्रेमचंद, और प्रेमचंद के उपरांत जो भी लेखक या कहानीकार, क्योंकि बहुत सारे कहानीकार ऐसे हुए हैं कि प्रेमचंद की परंपरा को, प्रेमचंद की कल्चर को, प्रेमचंद की संप्रदाय को अपनाने वाले थे। तो इसलिए प्रेमचंद से पहले की कहानियाँ, प्रेमचंद के बाद की कहानियों में बहुत
सारा अंतर देखने को मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर आधुनिक काल की सबसे बड़ी विधा है कहानी, उसके बाद निबंध आया है। किसी एक निर्दिष्ट विषय के ऊपर हम लोग कुछ लिखते हैं तो वो कहाँ निबंध कहलाता है। जैसे पुस्तकों के बारे में लिखते हैं तो पुस्तकालय, या किसी एक पशु जैसे गाय के बारे में है तो भी निबंध कहलाता है। हमारे पास इतने भी धुरंधर हुए हैं कि चौकपीस के ऊपर भी निबंध लिखने वाले मिले हैं। का हा अक्षरों के ऊपर भी निबंध लिखे गए हैं हिंदी में। सो किसी एक पर्टिकुलर विषय के ऊपर जब हम लोग अपना विचार एक अर्थपूरित व्यवस्था में करते हैं तो वो कहलाती है निबंध। नाटक जो स्टेज के ऊपर हम लोग मंचन करते हैं वो है नाटक। और हिंदी साहित्य में जैसे कि अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर को जो है हम लोग बहुत बड़े नाटककार मानते हैं। इसी प्रकार भारत के इतिहास में या हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद को बहुत बड़ा नाटककार मानते हैं। देयर इज नो डाउट कि जयशंकर से बढ़कर अभी तक किसी ने नाटकों की रचना की है। उनके जो नाटक होते हैं परिनिष्ठित प्रामाणिक होता है, लेकिन बहुत बड़े होते थे। मतलब उसको ड्रामेटाइज करना मतलब वी हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि उनके नाटकों का प्रणयन करना या फिर मंचन करना इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। पढ़ने में बहुत रुचि होती थी, बहुत इंटरेस्ट आता है। सो वो है। और उपन्यास अलग अलग माध्यम से देखने के लिए मिल जाता है। उपन्यास को हम लोग जब देखते हैं तो प्रेमचंद के उपन्यास है या बहुत सारे दूसरे लेखक है या उपन्यास है या साहित्यकार है जिनके उपन्यास, लेकिन प्रेमचंद के उपन्यास की ओर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हर एक उपन्यास में एक समस्या के बारे में उन्होंने जो है ना क्वेश्चन टर्म छोड़ा। जो समाज में फैले हुए बहुत सारे जो समस्या है उनके बारे में उन्होंने एक प्रश्न चिन्ह जोड़ा है कि पाठकों को सोचने के लिए, चिंतन करने के लिए मजबूर कर दिए। और जीवनी किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में कोई लेखक लिखता है तो वो है जीवनी। कभी कभी कोई विशेष व्यक्ति अपने बारे में स्वयं लिखता है तो वो है आत्मकथा, जिसको हम लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। किसी के बारे में कोई लेखक लिखता है कोई विशेष व्यक्ति के बारे में, जैसे कि सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है या मोदी जी है या फिर कोई और विशेष कोई व्यक्ति है, केसीआर है, तो उनके बारे में लिखते हैं तो फिर वो जीवनी है। वो स्वयं लिखते हैं तो आत्मकथा है। और रेखाचित्र संस्मरण जो हमारे जीवन में घटित घटनाओं के आधार पर जब लिखा जाता है तो उनको रेखाचित्र और संस्मरण कहा जाता है। यात्रा वर्णन, कहीं हम होके आए हैं, इवेंट समवेयर, जैसे कि काशी केरला पहली बार गए हैं या पेरिस गए हैं या फिर स्विट्जरलैंड गए हैं तो वहाँ की यात्रा की अनुभूतियों को अगर आप उसको घुला कर लेते हैं तो वो कहलाती है यात्रा वर्णन। मेरी भाषा में टूर्स एंड ट्रैवलिंग। ओके, सो डायरी लेखन, कुछ लोगों में एक बुरी आदत होती है डायरी लिखने की, इट्स कॉल्ड एज डायरी लेखन। उससे भी गति का एक विधान माना जाता है। और नेक्स्ट है पत्रकारिता, इसको आजकल कहा जाता है once upon a time journalism, nowadays it's become media, print media, visual media। प्रिंट मीडिया जो छप के आता है, पेपर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। हाँ, प्रिंट में विजुअल मीडिया मतलब जो हम लोग आंखों लेकर हाल देखते हैं, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स या फिर आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और बहुत सारे। तो ये सभी जो है ना, ये सभी आधुनिक काल के गति की विधाएँ हैं। सो इन सब के बारे में अध्ययन करना ही आधुनिक काल है। इनसे जुड़े हुए कुछ और विषय रहेंगे तो इनके बारे में हम लोग आने वाली कक्षाओं में चर्चा करेंगे कि इस आधुनिक काल का थोड़ा सा वर्गीकरण, थोड़ा सा परिचय। ओके, तब तक आप लोग